हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में स्वागत है। दोस्तों, टारगेट बैच में हम पंवार वंश की चर्चा कर रहे हैं। तो पंवार वंश में हमने पिछली क्लास में रानी कर्णावती तक देखा था और उसके पश्चात पृथ्वीपति शाह के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो आज की क्लास में हम फतेहपति शाह से आगे को अध्ययन करने वाले हैं। तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही देखो, कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। तो ये मेरे पास टाइप तो है नहीं, है ना। और दूसरा देखो, इसके बारे में मैंने जो पहले नोट्स बना रखे वो काफी मतलब सीमित ही थे। तो अभी मैंने जो अन्य किताबें पढ़ी तो वहां से अन्य और चीजें भी ऐड करी हैं बाद में। तो इसलिए दो अलग अलग जगह वो मैटर लिखा गया है, तो इसलिए उसका पीडीएफ आपको दे पाना संभव नहीं है। साथ ही जो अन्य क्लासेस जिनका मैं पीडीएफ आपको दे रहा हूँ वो मैं टाइप करके आपको उपलब्ध कराता हूँ, तो उसका पीडीएफ भी आपको मिल जा रहा है, ठीक है। और शुरू करते हैं देखो क्लास को सीधा। आज है 49वें शासक फतेहपति शाह। 49वें कौन है? फतेहपति शाह, ठीक है। कौन है? फतेहपति शाह, जो कि 49वें नंबर के हैं। यदि आप इनका कार्यकाल देखते हैं तो ये है 1664 से लेकर 1718 तक का इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है। 1716 तक इनका कार्यकाल रहा है। 1716 इसको कर लीजिएगा आप लोग। देखो, अब आपने एक नंबर यहाँ पर देखा होगा कि 48वां नंबर नहीं है। हमने पृथ्वीपति शाह देखे 47वें नंबर थे और सीधा फतेह शाह आ गए 49वें नंबर। वास्तविकता में जो सूची दी गई है बैकेट द्वारा या फिर अन्य जो विद्वान हैं उनके द्वारा, उसमें 48वें शासक के रूप में मेदिनी शाह को दर्शाया गया, जिनके बारे में हमने पढ़ा था कि वो कहाँ गए थे। वो मतलब उन्हें राज निकाला कर, देश निकाला उन्हें कर दिया था और वो मुगल दरबार में रहने लगे थे। तो जो हरिकृष्ण रतोड़ी जी की बुक भी है उसमें भी ये दर्शाया गया कि 1661 से 1697 तक मेदिनी प्रकाश ने ही शासन किया था। लेकिन जो अन्य जो तथ्य हैं, मतलब जो सर्वमान्य तथ्य यही है कि मेदिनी प्रकाश ने शासन नहीं किया था, लेकिन वंशावली में उनका नाम चूंकि है, इसलिए 48वें शासक कौन है? मेदिनी प्रकाश है, ठीक है। हालांकि उनके शासन के संबंध में कोई विस्तृत जानकारी नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं है ना। लेकिन फिर भी यदि सूची में दिया है, यदि जो वंशावली है उसमें दे रखा है, तो आप लोग इस तरह से ध्यान रखिएगा कि 48वें मेदिनी प्रकाश थे, हालांकि उनके संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है। 49वें शासक है देखो फतेहपति शाह। अब ये टाइम सीधा देखो, ये टाइम किस किस के काल का है। एक है औरंगजेब, औरंगजेब के काल का है। यदि आप कुमाऊं में जाते हैं तो यहाँ पर बाज बहादुर चंद मिलेगा आपको, ठीक है। बाज बहादुर चंद मिलेगा। इसके अलावा देखो उद्योत चंद मिलेगा, उद्योत चंद, ठीक है। ज्ञानचंद आपको मिलेगा, ज्ञानचंद द्वितीय। और साथ ही यहाँ पर आपको जगत चंद भी मिलेगा। हमने पढ़ा भी था कि ज्ञानचंद द्वितीय ने फतेह शाह को हराया था दुधौली या महल चौरी के युद्ध में और श्रीनगर पर कब्जा कर लिया था, लूटपाट मचाई थी यहाँ पर। फिर जगत चंद ने भी इन्हें हराया था, ठीक है। श्रीनगर पर कब्जा कर दिया था, राजा यहाँ से भाग खड़े हुए थे। तो ये सब चीज हमने कुमाऊं में पढ़ रखी, तो उसको मैं यहाँ पर नहीं लिखाऊंगा, आपको मैंने केवल रिवाइज यहाँ पर करा दिया, ठीक है। जो चीजें हमने वहां पढ़ ली यहाँ पर हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। हम यहाँ पर पढ़ेंगे, देखो औरंगजेब का समकालीन है। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनेगा कि निम्न में से कौन सा पंवार शासक औरंगजेब का समकालीन था? तो कौन था? फतेहपति शाह, ठीक है। आरंभ में देखो काफी छोटे थे, जब जो पृथ्वीपति शाह थे उन्होंने 1664 में राज त्याग कर इन्हें यहाँ का राजा नियुक्त कर दिया। लेकिन 1668 तक जब तक वो जीवित थे, इनके संरक्षक के रूप में वही कार्य करते रहे थे। लेकिन उसके पश्चात चूंकि ये अल्पवयस्क थे, मतलब इस एज पर नहीं आए थे कि ये राजकाज संभाल सकें, ऐसी इन पे समझ नहीं थी उतनी, ठीक है। तो इनका संरक्षण किसने किया था? राजमाता कटौची ने। इनका संरक्षणकर्ता कौन थी? राजमाता कटौची। राजमाता कटौची, ये प्रश्न पहले पूछा गया एक बार, ठीक है। द्वारा संरक्षण इनका किया गया था, ठीक है। इनका पालन मतलब इनको लालन पालन परवरिश जो भी है किसने किया था? राजमाता कटौची ने। पहले किसने किया? पृथ्वीपति शाह ने। जब उनकी मृत्यु होगी 1668 में, उसके पश्चात राजमाता कटौची ने इनका क्या किया? संरक्षण किया। तो माना जाता है कि जो कटौची थी वो जो कांगड़ा नरेश थे उनकी बहन थी, ठीक है। कांगड़ा नरेश उनकी बहन थी। तो उस काल में जो हरि सिंह कटौची थी, ठीक है, हरि सिंह कटौची थे, यहाँ पर आए थे, गढ़वाल में आए थे हरक सिंह कटौच।
गढ़वाल में आए थे। तो चूंकि कांगड़ा से वो आए थे और जो राजमाता हैं इन्हें उनसे अत्यधिक लगाव भी था, ठीक है, एक अपनेपन का जो एहसास होता है कि कांगड़ा से ही आए हैं, मतलब अपने ही घर से आ रखे, गांव से आ रखे। तो उसके चलते जो हरक सिंह के 5 पुत्र थे, 5 भाई कटौच, ठीक है, ये हरिकृष्ण रतोड़ी की बुक में है। अलग अलग आपको मत मिलेगा, इसको मैं भी समझाऊंगा आपको। तो जो 5 भाई थे कठौच, उन्होंने यहाँ पर राजमाता को अपने वश में कर लिया। मतलब उन्होंने, मतलब यही उन्हें दर्शाया कि भाई सब हम एक ही हैं, वहां से आ रखे, मतलब इस तरह से उन्हें अपने वश में ले लिया, कब्जे में ले लिया और शासन वो खुद चलाने लगे। तो इस दौरान उन्होंने यहाँ पर देखो एक शूंदी शूपाकर, दूसरा चुलकर और तीसरा वित्तकर लगाए थे। शूंदी शूपाकर ये था कि घर में जितनी महिलाएं हैं उतना सूप अनाज राजा को दिया जाएगा, शूंदी सूपाकर, ठीक है। तो किसने लगाया था? कटौचों ने यहाँ पर लगाया था। उसके पश्चात यहाँ पर दूसरा जो कर लगाया था चूल कर, यानी कि घर में जितने चूल्हे जलेंगे उतना कर देना होगा। और साथ ही जो वित्त कर था, यानी कि इनकम टैक्स के समान, आज के इनकम टैक्स के समान वित्त कर दिया लिया गया, ठीक है। तो ये जानकारी आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि हरिकृष्ण रतोड़ी जी की जो बुक है गढ़वाल का इतिहास, उसमें ये चीजें दे रखी हैं। हालांकि अन्य जो चीजें हैं, अन्य जैसे कठौत साहब की जो किताब है उसमें ये तथ्य नहीं दिया है। उसमें जो कठैत गर्दी का काल बताया वो बाद में बताया है, ठीक है। उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे जहां पर वो आएगा, तो ध्यान रखिएगा। जो इस काल को क्या कहा जाता है? कठौची काल या फिर कठौच गर्दी का काल इसको कहा जाता है। 5 भाई थे जो कि हरक सिंह के पुत्र थे, ठीक है, और इन्होंने 3 कर लगाए थे, ध्यान रखिएगा। शूंदी शूपा कर, महिलाएं जितनी घर में होंगी उतना ही सूप अनाज राज दरबार में दिया जाएगा। दूसरा है चुलकर और तीसरा है वित्त कर। ये 3 कर यहाँ पर लगाए गए थे, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर जो दीवान थे, एक थे शंकर डोभाल, दूसरे थे पुड़िया नैथानी, ठीक है, पुड़िया नैथानी और शंकर डोभाल। इनके इनके द्वारा जनता के सहयोग से, क्योंकि जनता पर ज्यादा से ज्यादा कर थोपे गए, तो कहीं ना कहीं जनता उनसे त्रस्त हो गई और विरोध पे उतर आई, बगावत करने लगी। होगा ही, यदि जनता पर आज की डेट में ही यदि लोगों पर जबरदस्ती कोई चीज थोपी जाए तो क्या हम प्रशासन की सुनेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम अपने अधिकारों की मांग करेंगे। तो उस काल में भी यही था। जनता ने क्या किया, जब उनसे बहुत सारे कर लेने लग गए, मतलब अत्यधिक मात्रा में कर लिया और ऐसे कर लिए जो उनसे नहीं लिए जाने चाहिए थे। अब घर में महिलाएं हैं, उन पर भी कर लगा दिया, जितनी महिलाएं उतने कर, मतलब उतना ज्यादा सूप अनाज आप दोगे। तो इससे क्या हुई, जनता परेशान हुई। तो उन्होंने राज दरबार में आके इसका विरोध जताया। तो विरोध जताने पर जो तत्कालीन दीवान थे शंकर डोभाल और पुरिया नैथानी, ठीक है, इनके द्वारा इन कठैतों का, इन जो कठौज बाई थे 5, इनका अंत कर दिया गया। तो ऐसा जो हरिकृष्ण रतोड़ी जी की किताब है उसमें दिया गया। लेकिन देखो आगे हम पढ़ते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, राजमाता कटौची इनके द्वारा संरक्षण ने दिया गया था, ठीक है। अगला देखो, इस तथ्य को आप लोग नोट कर लीजिए, देखो अपने याद करने के लिए या फिर समझ के लिए, समझने के लिए, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था। हाँ देखो, जब फतेह शाह बड़े हो गए तो इन्होंने सबसे पहला आक्रमण कहां पर किया? सिरमौर आक्रमण, सिरमौर आक्रमण, ठीक है। सबसे पहला आक्रमण कहां किया? सिरमौर आक्रमण किया। वहां पर इन्होंने बैराटगढ़ को जीता और साथ ही कौन सा गढ़ जीता था इन्होंने? कालसीगढ़, ठीक है, कालसीगढ़ को जीता, ठीक है। बैराटगढ़ को जीता, साथ ही कालसीगढ़ को जीता और वहां के जो शासक थे रुद्र प्रकाश, उन्हें पराजित किया था, ठीक है। रुद्र प्रकाश को पराजित किया। किसको पराजित किया? रुद्र प्रकाश को। और कौन कौन सा गढ़ जीता था? बैराटगढ़ जीता था और कालसीगढ़ इन्होंने जीता था। फिर एक वर्णन मिलता है भंगाड़ी के युद्ध का, भंगाड़ी का युद्ध, ठीक है। कब हुआ था ये? 1679 में, ठीक है, 1689 में। कब हुआ था? 1689 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? फतेह शाह प्लस गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। किस किस के मध्य हुआ था? गुरु गोविंद सिंह प्लस फतेह शाह के मध्य हुआ था, जिसमें गुरु गोविंद सिंह विजयी हुए थे। लेकिन देखो कहीं पर विजयी हुए थे ऐसा उल्लेख मिलता है, और अधिकांश जो उल्लेख है वो यही है कि इन दोनों के मध्य क्या हो गई थी? संधि हो गई थी,
ठीक है, इन दोनों के मध्य क्या हो गई थी, संधि हो गई थी। ध्यान रखिएगा, ये वर्णन कहां पर मिलता है, इसका वर्णन मिलता है किसमें, जो विचित्र नाटक है, विचित्र नाटक किसकी आत्मकथा है, आत्मकथा है किसकी, गुरु गोविंद सिंह की। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनका एक आत्मकथा है विचित्र नाटक। इसमें ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो श्रीनगर के राजा थे उन्होंने इन पे मतलब बिना किसी कारण के इन पर आक्रमण किया था, ऐसा उसमें उल्लेख मिलता है। उसके अलावा देखो, इन्हें गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है, फतेह शाह को गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है, गढ़वाल का शिवाजी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, साथ ही देखो इन्हें गढ़वाल का अकबर कहा जाता है, गढ़वाल का अकबर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके दरबार में 9 रत्न थे। अकबर के दरबार में भी 9 रत्न थे, इनके दरबार में भी क्या थे, 9 रत्न थे। ये प्रश्न पूछा गया है किस गढ़वाल शासक के दरबार में 9 रत्न थे, किसके में थे, जो फतेहपति शाह हैं इनके दरबार में। ठीक है, साथ ही मौला राम ने इनके काल को गढ़वाल का स्वर्ण काल कहा है, मौला राम ने इनके काल को गढ़वाल का स्वर्ण काल कहा है। ठीक है, गढ़वाल का स्वर्ण काल कहा है। ठीक है, यहां तक आपने ध्यान रखना है। देखो, जो रतन कवि है, रतन कवि ने क्या कहा है, रतन कवि ने कहा है कि ये क्या थे, एक तो हिंदुओं का रक्षक, हिंदुओं का रक्षक। ठीक है, हिंदुओं का रक्षक की इन्हें संज्ञा दी है। साथ ही देखो, इन्हें सील का सागर, सील का सागर की इन्हें संज्ञा दी है। साथ ही इन्हें क्या दिया है, देखो, उद्दंडों को दंड देने वाला, उद्दंडों को दंड देने वाला, इसकी संज्ञा इन्हें दी है। ठीक है, किसने दी है, रतन कवि ने। रतन कवि ने फतेह शाह को क्या बोला है, हिंदुओं का रक्षक, सील का सागर और उद्दंडों को दंड देने वाला बताया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इनके जो राज दरबार थे उसमें 9 रत्न थे, इसलिए इन्हें गढ़वाल का अकबर कहा जाता है। इनका एक घोड़े में बैठा हुआ चित्र प्राप्त हुआ है शिवाजी की भांति, इसलिए इन्हें गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है। ठीक है, देखो, मौला राम ने इनके काल को गढ़वाल का स्वर्ण काल माना है, ऐसा कहा है। ठीक है, मौला राम ने जो गढ़ राजवंश काव्य है उसमें ऐसा बोला है। साथ ही देखो, रतन कवि ने इन्हें क्या बोला है, हिंदुओं का रक्षक, सील का सागर और उद्दंडों को दंड देने वाला कहा है। गुरु गोविंद सिंह के साथ इनका जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किस में मिलता है, विचित्र नाटक में, जो कि गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, भंगाड़ी का युद्ध 1689 में हुआ था, सिरमौर के शासक को इन्होंने पराजित किया था, पहला आक्रमण वहीं पर किया था। अब देखो, इसके अलावा इनका एक समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख लिखवाया हुआ एक मुद्रा भी इनकी प्राप्त है, मुद्रा भी इनकी प्राप्त है, जिसमें उन्होंने समुद्रगुप्त की भांति लेख अंकित करवाया है। ठीक है, तो प्रश्न यदि बनेगा तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। बाकी देखो, गुरु राम राय, इनके काल में सिख गुरु एक राम राय, सिख गुरु राम राय, ठीक है, देहरादून आए थे। इन्होंने देहरादून में उन्हें राज्याश्रय दिया था। ठीक है, को राज्याश्रय दिया। ठीक है, सिख गुरु राम राय को राज्याश्रय दिया, और साथ ही खुड़बुड़ा, राजपुर और चमासारी, खुड़बुड़ा, राजपुर प्लस चमासारी। ठीक है, चमासारी गांव इन्हें दान दिए। ठीक है, किसको दिए थे, देखो, गुरु राम राय को। तो प्रश्न बना हुआ है पहले, निम्न में से सिखों के जो गुरु थे गुरु राम राय, किसके शासन काल में देहरादून आए थे, किसके काल में आए थे, फतेहपति शाह के, या फिर उन्हें कौन से गांव उन्हें दान किए थे, या फिर गांव दान किसने किए थे। इस तरह से जो प्रश्न बनते हैं ना, आप उन्हें बस फैक्ट वाइज इस तरह से इसको आप याद करते रहिए। बाकी देखो, इनके समय में जो कुछ प्रमुख रचनाएं हुई थी, फतेह शाह के समय की प्रमुख रचनाएं, के समय की रचनाएं, फतेह शाह के समय की रचनाएं, सबसे पहले देखो, फतेह शाह कर्ण ग्रंथ,
फतेह शाह कर्ण ग्रंथ। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? जटाधर या जटाशंकर, जटाधर या जटाशंकर। ठीक है, तो जटाशंकर यहां पर आप लोग कर लीजिएगा, जटाधर या जटाशंकर। दूसरी जो रचना हुई थी देखो फतेह प्रकाश, फतेह प्रकाश। रचनाकार कौन थे? रतन कवि। पूछी गई है रचना इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं, नहीं तो पहले जो भी पूछी गई है वही चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तीसरा देखो वृत्त विचार, वृत्त विचार। इसके लेखक कौन थे? कविराज सुखदेव, कविराज सुखदेव। देखो जो बच्चे इन क्लासेस को देख रहे हैं, आपको पीडीएफ की इसकी आवश्यकता पढ़नी नहीं चाहिए। बोर्ड में पढ़ना तो आपको पूरा क्लास की फीलिंग आती है बोर्ड में पढ़ने से, जबकि रिकॉर्डेड क्लास में वो पढ़ने का वो आनंद नहीं आता है। ठीक है, रिकॉर्डेड जो जैसे मैं जिला दर्शन सीरीज आपको दे रहा हूँ, उसमें वो मजा नहीं आता है, क्योंकि टाइप किया हुआ मैटर है, उतना समझाने का उसमें बेहतर होता नहीं है। बोर्ड में तो अच्छे से समझाया भी जाता है और साथ ही लिखने के लिए भी बढ़िया होता है, क्योंकि मैं भी लिख रहा हूँ, आप लोग भी उसको नोट करते रहिए उसी हिसाब से। तो आप जैसे क्लास में 1 घंटा पढ़ते हैं, 1 घंटा आप यहाँ पर क्लास ले लीजिए उसी तरह से। आप कहीं कोचिंग में चले जाइए, आपको 10 दिन में जितना मैं आपको करा चुका हूँ कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी आप कहीं भी देख लो जाके। यकीन ना हो, आप 10 दिन किसी कोचिंग में जाके देख लो, है ना। तो नोट करना आपको ज्यादा, मुझे लगता है कि आपको नोट करना ज्यादा बेहतर है बजाय पीडीएफ देखने के। हर चीज का पीडीएफ फोन में देखोगे तो उससे आपको नुकसान ही होगा। नोट करके रखोगे सामने आपके प्रत्यक्ष में रहेगा, है ना। अगला देखो, एक है वृत्त कौमुदी, किसने लिखी है? मतीराम ने। वृत्त कौमुदी किसने लिखी है? मतीराम ने लिखी है। और साथ ही जो एक रचना है ये है फतेह शाह यशोवर्णन, फतेह शाह यशोवर्णन। ठीक है, ये किसने लिखी है? रामदत्त ने। ठीक है, रामदत्त ने, रामचंद्र ने। ठीक है, रामचंद्र ने। किसने लिखी है? फतेह शाह यशोवर्णन, रामचंद्र ने। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, इसके पश्चात 50वें शासक आते हैं उपेंद्र शाह, उपेंद्र शाह जो कि 50वें शासक थे। ठीक है, उपेंद्र शाह 50वें शासक थे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? दिवाली के दिन, दिवाली के दिन इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो दिवाली को स्थानीय भाषा में क्या बोला था? बगवाली। एक बार ये प्रश्न बन चुका है ऑलरेडी कि किस पमार शासक की मृत्यु बगवाली के दिन हुई थी। दिवाली नहीं दिया था वहां पर, बगवाली दिया था। ठीक है, 2018-19 का पेपर देखोगे तो वहां पर ये प्रश्न आपको मिल जाएगा, किस पमार शासक की मृत्यु बगवाली के दिन हुई थी। तो किसकी हुई थी? उपेंद्र शाह की, जो कि 50वें शासक थे। 8 से 9 महीने तक इन्होंने शासन किया था, ज्यादा समय तक ये शासक नहीं रहे थे। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी दिवाली के दिन, बगवाली के दिन, ध्यान रखिएगा। बाकी देखो जो फतेहपति शाह हैं इनके बारे में ये मैं आपको समझा चुका हूँ। बाकी सिख गुरु रामराय को उन्होंने राज्याश्रय दिया था, और खुलबुड़ा, चमासारी और तीसरा जो गांव है राजपुर, देहरादून में उन्हें दान दिए थे ताकि वो गुरुद्वारे का निर्माण कर सकें। ठीक है, झंडा साहिब गुरुद्वारे का उसके पश्चात निर्माण हुआ था देहरादून में। इनके समय की जो प्रमुख रचनाएं देखो, फतेह शाह कर्ण ग्रंथ, जटाशंकर या फिर जटाधर ने लिखी है। फतेह प्रकाश किसने लिखी है? रतन कवि ने। रतन कवि फतेह, जो फतेह शाह है इनका दरबारी कवि भी था। ठीक है, तीसरा देखो वृत्त विचार किसकी है? कविराज सुखदेव की। वृत्त कौमुदी मतीराम की, और फतेह शाह यशोवर्णन किसकी है? रामचंद्र की। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो 51वां शासक है प्रदीप शाह। ठीक है, प्रदीप शाह 51वां शासक है, जिसका काल था 1717 से लेकर 1773 तक का। ठीक है, 1717 से लेकर 1773 तक इनका कार्यकाल था। तो अलग अलग जगह देखो इनके कार्यकाल का तो बहुत ज्यादा इसमें जो मतभेद है। ठीक है, बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें दे रखी हैं, हर किताब में देखो अलग अलग चीजें आपको दिखेंगी। तो इसलिए कुछ, जैसे माना जो यशवंत सिंह कटोच की किताब है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको करा रहा हूँ, तो उसमें 1717 से लेकर 1773 इनका कार्यकाल दिया गया, जो कि 51वें शासक थे प्रदीप शाह। ठीक है, अब आपने एक चीज ध्यान रखना है इसमें, राजमाता कनक देई, ठीक है, के संरक्षण में थे।
आरंभ में क्या थे, अल्पवयस्क थे, ठीक है, मतलब छोटी कम आयु के थे। तो कम आयु के होने के कारण जो इनकी माता थी कनकदेई, उनके द्वारा इनका संरक्षण किया गया था। हालांकि शासक ये थे लेकिन राजकाज वही चला रही थी, ठीक है। इससे पहले हमने फतेह शाह देखा, महारानी कटौची। उससे पहले हमने पृथ्वीपति शाह देखा, महारानी कर्णावती। तो आपने ये ध्यान रखने, महारानी कर्णावती, महारानी कटौची, महारानी कनकदेई। आगे आप देखेंगे महारानी गुलेरिया। वो सब गुलेरिया वाला भी प्रश्न पूछा भी था ROR में, तो प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं ऐसे। तो ध्यान रखिएगा, कठौच के अनुसार, जो कठौच जी की किताब है उनके अनुसार आरंभ में जो संरक्षण में रही थी, किसके संरक्षण में, कनकदेई के संरक्षण में। तो इस दौरान सरदार सिंह कठैत के 5 बेटे, ठीक है, जिन्हें कठैत भाई कहा जाता है, इनके अत्याचारों से जनता त्रस्त थी इस दौरान, ठीक है। सरदार सिंह कठैत, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है वैसे। सरदार सिंह कठैत के 5 भाई, इनके अत्याचारों से जनता त्रस्त थी, तो उनकी हत्या करवाई गई थी। कठैत भाइयों की हत्या करवाई गई बाद में, ठीक है। तो कहां पर करवाई गई थी, पंचभैया खाल में। कहां पर करवाई गई, पंचभैया खाल में इनकी हत्या करवाई गई थी, ऐसा कठौत जी की किताब में दिया गया, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इनके समकालीन कौन थे, देखो 1717 और 73 चंद काले देखते हैं आप, कल्याण चंद, ठीक है, यानी कि डोटी कल्याण चंद पंचम थे। उसके पश्चात दीपचंद। तो यहाँ पर देखो 1717 से उसके आसपास वहां पर जगत चंद के पश्चात देवीचंद भी वहां पर शासक रहा था। देवीचंद देखो हमने वहां पर पढ़ा था कि वो कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक उसको कहा जाता है, उतना खास उसका कार्य कोई है नहीं। जो महत्वपूर्ण है डोटी कल्याण चंद है और फिर दीपचंद है, क्योंकि इसी दीपचंद को हराकर हमने देखा था, मोहन चंद ने इसको हराकर जो हर्षदेव जोशियों ने बंदी बनाया था और वहां पर सत्ता ग्रहण करी थी, ठीक है। तो देखो डोटी कल्याण चंद, इनके समय पर रोहिला आक्रमण होता है, हमने पढ़ा था रोहिला आक्रमण कब हुआ था, 1743 से 45, ठीक है। इसमें प्रदीप शाह ने इनकी सहायता की थी, ठीक है, प्रदीप शाह ने सहायता की। और जब संधि हुई रोहिलों के साथ, ठीक है, प्रदीप शाह ने सहायता की और 3 लाख रुपए उस टाइम पे इन्हें दिया भी था, ठीक है, 3 लाख रुपए उसमें सहायता के पश्चात दिए भी थे। तो ये पहला ऐसा अवसर था जब कुमाऊं और गढ़वाल दोनों शासकों ने आपस में कोई युद्ध लड़ा था। तो इन्हीं के समय में रोहिला सरदार कौन थे, ठीक है, रोहिला सरदार, इधर देखो नजीब खां ने दून पर आक्रमण किया, दून यानी कि दून घाटी पर, ठीक है, दून घाटी पर इन्होंने आक्रमण किया। कब किया था, 1757 में, ठीक है, 1757 से लेकर 1770 तक वो वहीं बना रहा, इस अवधि में वो वहीं पर बना रहा, ठीक है। दून पर यहाँ पर इन्होंने शासन किया था, 1770 अभी तक यहीं पर बना रहा। इसके अलावा देखो जो प्रदीप शाह हैं, इन्होंने सिख मंदिर के निर्माण हेतु दून में, सिख मंदिर के निर्माण हेतु दून में एक तो धामू वाला, ठीक है, धामू वाला, दूसरा तो देखो मियाँ वाला, धामू वाला था, मियाँ वाला था, पंडितवाड़ी था और भूपत वाला, पंडितवाड़ी और भूपत वाला, ये 4 जगहें क्या की थी, दान दी थी, ठीक है, सिख मंदिर के निर्माण हेतु दान दी थी। देखो हो क्या रहा है, जब प्रदीप शाह शासक बने हैं तो इन्हें पश्चिम से सिखों का आक्रमण हो रहा है, सिरमौर से आक्रमण हो रहा है, नीचे दक्षिण में रोहिलों का आक्रमण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इनकी दक्षिणी और पश्चिमी सीमा है वो अब सुरक्षित नहीं रह गई है, ठीक है, वो आपने ध्यान देना है, इनकी जो दक्षिणी और पश्चिमी सीमा है वो सुरक्षित अब नहीं रह गई है। हालांकि कुमाऊं से अब कोई आक्रमण नहीं हो रहा था इस काल में, कोई कल्याण चंद और ये एक साथ में ही लड़े थे, तो कुमाऊं से कल्याण चंद के समय तक कोई आक्रमण नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही कल्याण चंद्र उतरा और दीपचंद शासक बने, तो जोशियों का काल जब आया तो बाद में उसके पश्चात यहाँ पर आक्रमण हुए भी, उसको भी हम अभी चर्चा करेंगे।
ठीक है। तो रोहिला सरदार नजीब खान ने दून पर आक्रमण किया था 1757 में, और 1770 तक यहीं पर बना रहा। सिख मंदिर के निर्माण हेतु देखो दून में धामूवाला, मियांवाला, पंडितवाड़ा और भूपतवाला दान दिए थे। किसने दिए थे दान? प्रदीप शाह ने दान में दिए थे। ठीक है। इसके अलावा देखो इनके राजकवि कौन थे? मेधाकर शर्मा। राजकवि कौन थे इनके? मेधाकर शर्मा। ठीक है। राजकवि कौन थे? मेधाकर शर्मा, जिन्होंने रामायण प्रदीप की रचना की है। रामायण प्रदीप। ये रचनाएं आपने ध्यान रखनी है। देखो यदि आपको कल का जैसा पेपर मिलेगा 4 विकल्पों वाला, तो वहां पर ये ऐसे पूछ सकता है। इन्होंने मौलाराम को राज्याश्रय दिया था। मौलाराम जो कि चित्रकार था। ठीक है। मौलाराम तोमर को राज्याश्रय दिया था। और देहरादून में इन्होंने अपनी राजधानी कौन सी बनाई? धामूवाला। धामूवाला को राजधानी बनाया दून में। ठीक है। कहाँ बनाया था? दून में। जब कर्णावती थी तो उन्होंने नवादा को अपनी राजधानी बनाया था दून में। जब कर्णावती थी तो मुगल सैनिकों को हराकर वहां पर नवादा को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने देखो अपनी राजधानी किसको बनाया? नवादा से हटाकर धामूवाला को अपनी राजधानी बना दिया, क्योंकि दून का कुछ हिस्सा इसके पास चला गया, रोहिला सरदार के पास चला गया, जो कि 1770 तक यहाँ पर बना रहा। ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। सिख मंदिर के निर्माण हेतु इन्होंने दून में देखो क्या क्या, धामूवाला में कुछ हिस्सा दिया था, मियांवाला में दिया था, पंडितवाड़ी में दिया था, भूपतवाला में। ठीक है। यहाँ पर कुछ गांव दान में दिए थे। राजकवि कौन थे इनके? मेधाकर शर्मा, जिन्होंने रामायण प्रदीप की रचना करी है। मौलाराम को इन्होंने राज्याश्रय दिया था, मौलाराम तोमर। ठीक है। जो कि चित्रकार था। और धामूवाला को इन्होंने राजधानी बनाया कहाँ? दून में। तो ये हो गया प्रदीप शाह के समय का लेखा जोखा। ठीक है। राजमाता कौन थे इनकी? कनक देवी, जिन्होंने इनका संरक्षण किया था। इनके समकालीन जो चंद शासक थे, पहले देवी चंद था, फिर कल्याण चंद था, फिर दीप चंद था। तो मुख्यतः कल्याण चंद पंचम या फिर डोटी कल्याण चंद और दीप चंद आपने ध्यान रखना है। कुमाऊं पर रोहिला आक्रमण हुआ तो इन्होंने कल्याण चंद की सहायता भी की थी। और इसी काल में जो यशवंत सिंह कठौत जी की बुक है उनके अनुसार इसी काल में कठैत गर्दी का काल भी आया था, जहां पर सरदार सिंह कठैत के 5 बेटों ने जनता पर अत्याचार किए थे। बाद में उन्हें फांसी दे दी गई, बाद में उनकी मृत्यु कर दी गई। कहां पर की थी? पंच भैया खाल में उनकी मृत्यु कर दी गई थी। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा प्रदीप शाह के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं 52वें शासक हैं ललित शाह। 52वें कौन है? ललित शाह। आप यदि पेपर देखेंगे ना, वीडियो जो 9 जुलाई को हुआ था, वहां पर गढ़वाल के शासकों का क्रम लगाने के लिए आया था, पहले से बाद में, मतलब पहले शासन किसने किया, बाद में किसने किया। तो आपने ध्यान रखना है। देखो 37वें अजय पाल थे, वहां से आपने ध्यान रखना है 37वें अजय पाल थे। अजय पाल से अपने पीछे को लगभग ध्यान रखने हैं। ठीक है। अजय पाल, फिर सहज पाल, बलभद्र पाल, फिर बलभद्र शाह, फिर श्याम शाह। ठीक। पहले मान शाह, फिर श्याम शाह, फिर महीपत शाह, फिर पृथ्वीपति शाह, फतेहपति शाह। ये सब आपने ध्यान रखना है इस क्रम से। क्रम आपने सब चीज पढ़ लिया, इनका क्रम ही ध्यान नहीं रखा तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं आपको एक क्रम लिखा रहा हूँ। आप यदि वीडियो देखेंगे 9 जुलाई वाला, तो वहां पर एक प्रश्न बना हुआ था इस तरह से। इनको सही क्रम में लगाइए। ठीक है। इनके जो इनके जो समयावधि के टाइम पीरियड के अनुसार उनको सही क्रम में लगाइए, तो क्रम में लगाने वाले सवाल भी बन जाते हैं। तो उस क्रम में देखो ललित शाह 52वें नंबर का है। 51वां कौन है? प्रदीप शाह। 52वां ललित शाह। 53वां जयकृत शाह। 54वां प्रद्युम्न शाह। ठीक है। अब देखते हैं ललित शाह जी के बारे में, जो कि 1772 से 1780 तक 1780 तक के शासक रहे थे। 52वां शासक था ललित शाह। ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। इनके तत्कालीन जो कुमाऊं शासक था, एक तो दीपचंद था। ठीक है। दीपचंद था। और उसके पश्चात कौन है? मोहनचंद। ठीक है। मोहनचंद ने दीपचंद को अपदस्थ कर दिया, मतलब पद से हटा दिया। बाद में उसकी हत्या कर दी और हर्षदेव जोशी को बंदी बना लिया था। ठीक है। और मोहनचंद गद्दी पर बैठ गया। अब हर्षदेव जोशी ने क्या किया? वो गढ़वाल में आया, ललित शाह से मिला। ठीक है। बंदी वहां से छूट गया था, किसी तरह बचकर भाग निकला, गढ़वाल में आया। इन्हें आमंत्रित किया कि आप कुमाऊं पर आइए और आक्रमण करिए और उसको जीत लीजिए। इन्होंने हर्षदेव जोशी की बातों में मतलब विश्वास किया और कुमाऊं पर चढ़ाई कर दी। ठीक है। कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया। तो कुमाऊं विजयी
आक्रमण किया तो जीत भी लिया, कुमाऊं विजय मोहन चंद को हरा दिया। ठीक है, कुमाऊं विजय इनकी है जो कि अति महत्वपूर्ण है। हर्षदेव जोशी के आमंत्रण पर कुमाऊं में गए थे। प्रश्न बना था एक बार, ललित शाह ने कुमाऊं चंद वंश के किस सेनापति के आमंत्रण पर कुमाऊं पर आक्रमण किया था? कौन है? हर्षदेव जोशी। ठीक है, आपको शिवदत्त जोशी, शिरोमणि जोशी, हर्षदेव जोशी, 3 जोशी मिल सकते हैं, तो हर्षदेव जोशी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपने इसको ध्यान में रखना है। 1779 बगवाली पोखर का युद्ध, वहां पर हम बताए थे तो ज्यादा इसमें डिस्कस हम नहीं करते हैं। ठीक है, बगवाली पोखर का युद्ध जब हम कुमाऊं पढ़ रहे थे तो वहां पर इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर रखी है, तो यहाँ पर इसको पढ़ना बेकार है ज्यादा। ध्यान रखिएगा, बगवाली पोखर का युद्ध मोहन चंद और ललित शाह के मध्य हुआ था। ठीक है, मोहन चंद और ललित शाह के मध्य कौन सा युद्ध हो रखा है? बगवाली पोखर का युद्ध हो रखा है। ठीक है, कुमाऊं विजय के पश्चात इन्होंने यहाँ पर प्रद्युम्न शाह को शासक नियुक्त किया, जो कि इनके पुत्र थे। प्रद्युम्न शाह को राजा बना दिया। ठीक है, कहां पर बनाया? कुमाऊं में। हमने कुमाऊं में पढ़ा था, प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद के नाम से राजा बना दिया। तो इस बात का उल्लेख किसमें मिलता है? जो मौलाराम की गढ़ राजवंश काव्य है उसमें ये मिलता है कि हर्षदेव जोशी के आमंत्रण पर, निमंत्रण पर जो ललित शाह है, इन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण किया था, कुमाऊं को जीता और कुमाऊं पर अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को वहां का शासक नियुक्त किया था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब हम चर्चा करते हैं आगे। जब ये अल्मोड़ा गए हुए थे 1779 में, बगवाली पोखर का युद्ध जीत लिया, तो वहां पर शासक नियुक्त किया, जो भी प्रक्रिया संपन्न हुई उसके पश्चात ये वापस आ ही रहे थे कि हवाल बाग में, ठीक है, दुलड़ी शिविर में जो राजा, जब आपने देखा होगा पहले मूवी में या महाभारत वगैरह जो आते हैं सीरियल वगैरह, उसमें जब भी राजा महाराजा जाते हैं तो उनका शिविर लगता है, टेंट वगैरह तंबू गाड़ के रहते हैं वहां 10-15 दिन। ठीक है, अपनी सारी सेना उनके साथ रहती है। तो इनका भी जब यहाँ से गए तो शिविर लगा आने के लिए, क्योंकि एक दिन में कुमाऊं से गढ़वाल तो आएंगे नहीं, कहीं ना कहीं 10-15-20 दिन पैदल चलना है, घोड़ों के साथ चलना है, गाड़ी तो है नहीं, फ्लाइट तो है नहीं, सीधा बैठे और श्रीनगर उतर गए, है ना। तो समय जब लगेगा तो अपना इन्होंने जब भी आएंगे, जहां पर भी रास्ते में रुकेंगे तो शिविर लगाएंगे, अपना टेंट लगाएंगे, तंबू लगाएंगे। तो इसी दौरान दुलड़ी शिविर में, दुलड़ी शिविर जो कि हवाल बाग में पड़ता है, ठीक है, हवाल बाग में इनकी मृत्यु हो गई थी। किस चीज से हुई? मलेरिया से। में मलेरिया से मृत्यु इनकी हो गई। ठीक है, दुलड़ी शिविर हवाल बाग में इनकी मलेरिया से मृत्यु हो गई। किसकी हुई थी? ललित शाह की। ठीक है, इनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्र कौन कौन थे? तो जय कीर्ति शाह या जयकृत भी मिलता है इनका नाम। ठीक है, जय कीर्ति शाह। दूसरे थे पराक्रम शाह। तीसरे थे प्रद्युम्न शाह। ठीक है, प्रद्युम्न शाह। चौथे थे प्रीतम शाह। प्रीतम शाह, इनके 4 पुत्र थे, जय कीर्ति शाह या फिर जयकृत शाह, पराक्रम शाह, प्रद्युम्न शाह और प्रीतम शाह। अब देखो, प्रद्युम्न शाह कुमाऊं पर शासन कर रहे हैं। अभी 1980 में इनकी डेथ हो गई, तो यहाँ पर कौन है? प्रद्युम्न शाह है। गढ़वाल में अब इनका आपसी संघर्ष भी चलता है थोड़ा बहुत। साथ ही जो यहाँ पर उस काल में प्रमुख थे खंडूरी और डोभाल, वो भी अब राज्य षड्यंत्र करने लग जाते हैं, जैसे कुमाऊं में। मतलब ये अवनति काल है यहाँ पर। जैसे कुमाऊं में हमने देखा था जोशियों का षड्यंत्र हुआ, मेहरा फरत्यालों का षड्यंत्र हुआ, तो यहाँ पर भी जो खंडूरी और डोभाल थे वो भी षड्यंत्र करने लगे। ठीक है, साथ ही इनका आपसी कि मैं, मतलब हर कोई ये चाहता कि मुझे शासक रहना चाहिए। प्रद्युम्न शाह ने भी कुमाऊं को त्याग दिया और गढ़वाल में आ गए, यहाँ पर राजा बन गई। ठीक है, फिर हर्षदेव जोशी ने बुलावा भी भेजा कि आप आइए कुमाऊं पर शासन करिए, क्योंकि वहां की परिस्थितियों से वाकिफ थे, इन्हें पता था भाई वहां पर समस्याएं आ रही हैं लगातार, कभी भी कहीं से अटैक हो जाए, कभी दक्षिण में अटैक हो रहा है, मतलब मैदानी क्षेत्र में अटैक हो रहा है, कभी नेपाल से हो रहा है, तो ये कुमाऊं पर नहीं गई, फिर ये यहीं पर शासन करने लगे। तो इनके शासन करने से पराक्रम शाह और इन्हें, ठीक है, पहले जयकीर्ति शाह शासक थे तो पराक्रम शाह इनसे मतलब इनकी अच्छी नहीं बनी। फिर बाद में जैसे ही जयकीर्ति शाह के पश्चात प्रद्युम्न शाह आए तो पराक्रम शाह की इनसे भी अच्छी नहीं बनी। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? आपसी गृह कलेश शुरू हो गया। एक तो डोभाल और खंडूरी जो यहाँ के हेड हुआ करते थे उस टाइम पर राजकाज चलाने में, जैसे वहां मेहरा फरत्याल थे, यहाँ खंडूरी डोभाल थे। ठीक है, जो हेड हुआ करते थे,
एक तो उनका दरबारी षड्यंत्र और साथ ही इनका आपसी जो गृह कलेश था, इस वंश को फिर ले डूबा। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं आगे। जय कीर्ति शाह या फिर जय कृष शाह, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। 53वां शासक है जय कीर्ति शाह, जो कि 1780 से लेकर 1786 तक शासक रहा था। ठीक है, अब देखो इस दौरान कुमाऊं पर कौन है? प्रद्युम्न चंद, प्रद्युम्न चंद इसी का भाई है। ठीक है, ये कुमाऊं पर शासन कर रहा है प्रद्युम्न चंद, जो कि इसी का भाई है। अब वो भी चाहता है कि वो गढ़वाल पर आक्रमण करे और गढ़वाल को जीते, तो वो बार बार गढ़वाल की सीमा पर आक्रमण करता रहा। ठीक है, देखो इसने परेशान किया, इसने परेशान किया, किसने? प्रद्युम्न चंद ने। जो जय कीर्ति शाह है, इन्हें बार बार आक्रमण करके परेशान किया। दूसरा क्या हुआ, जो इनका दरबार था दो भागों में बट गया, दरबारी गुटबाजी होने लगी, दरबारी गुटबाजी। ठीक है, तो इसको केवल समझने के लिए आप लिख रहे हो, ऐसा कभी प्रश्न बनेगा नहीं कि कौन दरबारी गुटबाजी में कौन शामिल था कौन नहीं था। ये सब चीजें तो केवल आपको समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। परीक्षा में ऐसा सवाल नहीं आएगा। ठीक है, तो जो उनके मुख्तार थे उस टाइम पे कृपाराम डोभाल थे, और फौजदार कौन थे? नित्यानंद खंडूरी। अब ये दो भी आपस में बढ़ गए, जो फौजदार थे और जो मुख्य जो कार्यालय अध्यक्ष थे, वो सब आपस में बढ़ गए, है ना। तो अलग अलग हो गए, उनमें भी गुटबाजी हो गई। एक तो दरबारी गुटबाजी हो गई, प्रद्युम्न चंद का आक्रमण यहां से हो रहा है। ठीक है, और इसी दौरान प्रद्युम्न चंद ने पुनः 1785 में गढ़वाल में आक्रमण कर दिया और लूट मचाई। यहाँ पर ढंग से लूट कर ले गया, पूरा राजकोष खाली कर दिया। प्रद्युम्न चंद ने श्रीनगर पर आक्रमण किया और लूट कर सारा राजकोष ले गया। पहले ऑलरेडी आक्रमण कर ही रहा था बार बार, 1785 में बड़ा आक्रमण किया, पूरा ले गया। ठीक है, उसके पश्चात क्या हुआ? इसी जो लूटपाट उसने 5 साल मचाई यहाँ पर ना गढ़वाल में, जो प्रद्युम्न चंद ने 1780 से 85 तक का जय कीर्ति शाह के समय में लूटपाट मचाई थी, उसी काल को क्या कहा जाता है? जोशियाणी कांड। ठीक है, जोशियाणी कांड। जोशियाणी कांड क्यों कहा जाता है? देखो, क्योंकि प्रद्युम्न चंद का सेनापति कौन था? हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी के जो नेतृत्व में ही बार बार यहाँ पर आक्रमण हो रहे थे, तो हर्षदेव जोशी के नेतृत्व में आक्रमण हो रहे थे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? जोशियाणी कांड कहा जाता है। तो प्रश्न बनेगा नहीं, मतलब आप इसको समझने के लिए रखो। ठीक है, अब जय कृष शाह को देखो, इसी दौरान दून पर, यानी कि देहरादून पर सिखों के छापे, मतलब जो सिख सैनिक थे पावंटा साहिब वगैरह सिरमौर से, ये भी दून पर आक्रमण कर रहे हैं, यहाँ पर बार बार छापा मार रहे हैं। और साथ ही 1786 में द्वितीय रोहिला आक्रमण, 1786 द्वितीय रोहिला आक्रमण, 1786 में द्वितीय रोहिला आक्रमण हो गया। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसका सरदार कौन था? गुलाम कादिर। सरदार कौन था? गुलाम कादिर, इसके नेतृत्व में। ठीक है, गुलाम कादिर के नेतृत्व में द्वितीय रोहिला आक्रमण यहाँ पर हो गया। इन सब से परेशान होकर एक राजा है, ठीक है, ये राजा है, यहाँ देखो पूर्व से कुमाऊं से यहाँ पर आक्रमण हो रहे हैं, बार बार आक्रमण हो रहे हैं, लूट मचा रहे, वापस जा रहे, मतलब थोड़ा जख्म दिया चल दिए। फिर देखो यहाँ से रोहिला आक्रमण हुआ, ये माना श्रीनगर है। ठीक है, यहाँ पर जय कीर्ति शाह शासन कर रहे हैं, यहाँ से प्रद्युम्न शाह ने आक्रमण किया, प्रद्युम्न चंद ने आक्रमण किया, यहाँ से लूटपाट करी वापस, फिर आए लूटपाट करी वापस, फिर आए लूटपाट करी वापस, सारा धन तो लूट के ले गए। बचा खुचा जो था, यहाँ से रोहिला आक्रमण हुआ दून घाटी में, ये भी ले गए, क्योंकि दून ही तो एक ऐसा क्षेत्र था जहां से राज्य को आय होती थी, तराई क्षेत्र वही तो था इस एरिया के लिए। जैसे कुमाऊं में माल क्षेत्र था, 84 माल का क्षेत्र था तराई वाला, ऐसे गढ़वाल में आय के लिए जो प्रमुख एरिया था वो दून था, दून घाटी था। यहाँ पर रोहिला आक्रमण हो गया। यहाँ से देखो सिरमौर का शासक भी आक्रमण कर रहा है, सिख का आक्रमण भी हो रहे हैं। अब राजा हो गया परेशान, दरबारी षड्यंत्रकारी अंदर ही अंदर अपना गुट अलग चल रहे हैं, खंडूड़ी अलग हो गई, डोभाल अलग हो गई। तो राजा जी ने क्या किया? राजा जी चल दिए देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर में और अपनी आत्महत्या कर ली, यानी कि प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने कहा भाई हमारे बस का नहीं है ये सब। तो वैसे भी मतलब सोचो ना, एक राजा यहाँ से भी आक्रमण हो रहा है, यहाँ से भी लूटपाट मचा रहे, मतलब सेना एकत्रित करने के लिए भी धन नहीं है, कोष पूरा रिक्त हो गया। तो उन्होंने क्या करना था?
मतलब एक मजबूरी थी कि अब प्राण ही दे सकते थे, और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी लास्ट में 1786 में। 1786 में देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में, ठीक है, इन्होंने जीवन त्याग दिया, अपना अपने जीवन का अंत कर दिया, अपने जीवन का अंत कर दिया। अब क्यों किया मैं आपको समझा चुका हूं इसको, ठीक है, क्यों किया। यहाँ से भी आक्रमण हो रहे, वहां से भी आक्रमण हो रहे, वहां से भी आक्रमण हो रहे, राजकोष रिक्त हो रहा है, अंदर दरबारी गुट बने हुए हैं, मतलब राजा अकेला अकेला खड़ा है बीच में। जो दरबार के उसके प्रधान सलाहकार वगैरह वो भी उसके साथ नहीं है, मतलब मुंह के सामने है लेकिन पीछे पीछे उसके साथ नहीं है, वो भी उसको हटाने की सोच रहे, खुद शासन पर आने की सोच रहे। वहां से हर्षदेव जोशी ने परेशान कर रखा, बार बार आ रहा, लूट पाट के ले जा रहा है ना। तो सब चीजों से परेशान होकर अंत में राजा ने क्या किया, 1786 में अपना शरीर त्याग दिया, अपना जीवन त्याग दिया, ठीक है। तो यहां तक का आपका क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं 54वें शासक थे, जो कि अखंडित पंवार वंश के अंतिम शासक थे, प्रद्युम्न शाह। अब है देखो 54वें शासक प्रद्युम्न शाह, ठीक है। जैसे ही प्रद्युम्न शाह को पता चला ये 1786 से लेकर 1804 इनका कार्यकाल है, ठीक है, जैसे ही प्रद्युम्न शाह को पता चला कि जय कीर्ति शाह की मृत्यु हो गई है, कुमाऊं से भागे भागे आए, क्योंकि उन्हें पता था यहाँ कहीं पराक्रम शासक ना बन जाए, है ना। तो कुमाऊं से भागे भागे आए, सीधा कहां पर आगे, गढ़वाल में, यहाँ पर उन्होंने शासन संभाल लिया। हालांकि पराक्रम शाह ने भी प्रयास किया शासन संभालने का, लेकिन उनके हाथ सत्ता नहीं लगी, प्रद्युम्न शाह के हाथ सत्ता लग गई, ठीक है। दोनों में फिर से मतभेद, अब देखो फिर से मतभेद है, यानी कि एक तो आंतरिक क्लेश, ठीक है, गृह क्लेश, आंतरिक क्लेश हम इसको बोलेंगे, आंतरिक क्लेश, ठीक है, इनके काल में महत्वपूर्ण चीज रही, क्योंकि पराक्रम शाह की वजह से। दूसरा देखो, दून पर निरंतर छापे, दून पर छापे पड़ते रह रहे हैं, दून पर छापे लगातार, क्योंकि राजा खुद अपने ही, राजा स्वयं ही संगठित नहीं हो पा रहा है, दरबारी ही संगठित नहीं हो पा रहे हैं, तो दूसरे बाहर के आक्रमणकारियों को कैसे रोकेगा। जब सैनिक और जो सेनापति जो प्रमुख हैं यहाँ पर, खंडूरी और डोभाल, वो आपस में लड़ रहे हैं, राजा को हटाने की सोच रहे हैं, तो देहरादून में वो किसको भेजेगा रक्षा के लिए, है ना। तो दून पर छापे पड़ते गए, लगातार पड़ते गए, तो इससे क्या हुआ, इनका जो राजकोष है वो खत्म होता गया, क्योंकि यही तो इनकम का एक यहाँ पर जरिया था। दूसरा देखो, तीसरा क्या था, राज दरबारियों के षड्यंत्र, राज दरबारियों के षड्यंत्र, ये इनके काल की प्रमुख घटनाएं, ठीक है। कुछ विशेष काम नहीं हुए, अब जो काम हुए वैसे हम मतलब समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर प्रद्युम्न शाह और जयकीर्ति शाह, इन्होंने हत्या अपने मतलब अपने प्राण क्यों त्यागे, और प्रद्युम्न शाह क्यों गोरखाओं से हार गए, जबकि शक्तिशाली शासक थे, जीत सकते थे, लेकिन क्यों हारे, कारण भी हम यहाँ पर जान रहे हैं, ठीक है। राज दरबारियों के षड्यंत्र यहाँ पर हुए थे, आंतरिक क्लेश यहाँ पर हुआ था, दून पर छापे निरंतर पड़ रहे थे। साथ ही देखो 1791 में गोरखा आक्रमण हो गया, एक पहला 1791 में पहला गोरखा आक्रमण। एक बार सवाल बना हुआ था कि गढ़वाल पर पहला गोरखा आक्रमण कब हुआ था, कब हुआ था, 1791 में, ठीक है। गढ़वाल पर पहला गोरखा आक्रमण हो गया, किसके निमंत्रण पर हुआ ये, यहाँ पर भी योगदान किसका था, हर्षदेव जोशी जी का, हर्षदेव जोशी, पूरा कुमाऊं और गढ़वाल को बर्बाद करके रख दिया अकेला बंदा, ठीक है। तो हर्षदेव जोशी गोरखाओं को यहाँ आमंत्रित कर लाया। उसने पहले बार बार प्रद्युम्न चंद को बोला कि आप कुमाऊं पर ही शासन करिए, या फिर आप गढ़वाल में शासन करिए, कुमाऊं को अपने अधीन रख लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे ऐसा। तो 2-3 साल जो शिवचंद और महेंद्र चंद थे, वो हर्षदेव जोशी के ही चेले चपाते थे, मतलब उन्हें अपने दम पर ही उसने लाया था, रखा था वहां पर शासन, ठीक है। उसके पश्चात फिर उसकी अच्छी नहीं बनी माने महेंद्र चंद से, तो जाके गोरखाओं को बुला के कुमाऊं उसने गोरखों को दिलवा दिया। अब वो गोरखाओं का भी फेवरेट बन गया, ठीक है। तो उसने गोरखाओं को बोला, भाई गढ़वाल में भी था एक, मेरी बात नहीं मानी उसने, चलो गढ़वाल चलते हैं, तो ले आ गए गोरखे सेना लेके, ठीक है। तो इनका युद्ध कहां पर हुआ, लंगूरगढ़ का युद्ध हुआ यहाँ पर,
लंगूरगढ़ का युद्ध, ठीक है, लंगूरगढ़ का युद्ध हुआ 1791 प्लस संधि, ठीक है, लंगूरगढ़ का युद्ध हुआ, लंगूरगढ़ में ही संधि हो गई। और इस संधि के तहत राजा ने यानी कि प्रदीप जो प्रद्युम्न शाह हैं 25,000 वार्षिक कर देना स्वीकार किया। वार्षिक कर देना स्वीकार किया किसने? जो प्रद्युम्न शाह हैं इन्होंने, ठीक है। तो प्रद्युम्न शाह 25,000 रुपए वार्षिक कर किसको देने लगे? गोरखों को। किस संधि के तहत? लंगूरगढ़ की संधि के तहत। तो प्रश्न बनेगा लंगूरगढ़ की संधि किस किस के मध्य हुई थी? गोरखाओं और प्रद्युम्न शाह के मध्य लंगूरगढ़ का युद्ध हुआ, उसके पश्चात संधि हुई। संधि में इन्होंने 25,000 रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी काल में देखो गोरखाओं का युद्ध हुआ, इससे भी परेशान हो गए। राजकोष ऑलरेडी खाली हो ही रहा है इनका, पहले जयकीर्ति शाह के समय में ही पूरा राजकोष खाली हो चुका है। यहाँ पर फिर से एक युद्ध और हो गया, सेना और थोड़ा कम हो गई, ठीक है। 25,000 रुपये ये चला गया साल भर का। अब ऊपर से क्या हुआ? प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, इससे भी इन्हें क्षति पहुंची, जिसमें दो आपदाएं आई थी। एक आया था देखो 1795 में अकाल, ठीक है, दुर्भिक्ष, इसको अकाल को बोलते हैं दुर्भिक्ष। आपको कभी हो सकता है शब्द मिल जाए दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष को ही अकाल कहा जाता है, ठीक है। उसको आप लोग अकाल भी लिख लीजिएगा। और 1803 का भूकंप, दो चीजों ने गढ़वाल को फिर से त्रस्त कर दिया। 1795 का जो दुर्भिक्ष था, ठीक है, इसको इक्यावनी बावनी भी कहा जाता है, इक्यावनी बावनी, ठीक है, इक्यावनी बावनी भी इसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा इक्यावनी बावनी क्या है? तो क्या है? एक अकाल है, भीषण अकाल पड़ गया यहाँ पर। और साथ ही देखो ये संवत 51 सन, जो संवत था 1851 52 में ये पड़ा था, इसलिए इसको इक्यावनी बावनी भी कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पर एक विनाशकारी भूकंप आया 1803 में, जिसका केंद्र कहां पर था? बद्रीनाथ में था। तो मौलाराम लिखते हैं कि उस भूकंप से इतना विनाश हुआ, और भी मौलाराम ही नहीं उनके सहित कई सारे जो लेखक हैं उनकी किताबों में ये मिलता है कि उस भूकंप से इतना विनाश हुआ, इतना मतलब गढ़वाल में हर 100 में से लगभग 80 घर टूटे हुए थे। मतलब पूरे शहर में कुछ गिने चुने एक आध घर ही वहां पर ऐसे जो सुरक्षित दिख रहे थे। यहाँ तक कि राजा का राजमहल भी टूट गया, राजमहल भी क्या हो गया? नष्ट हो गया। तो ये बात किसको पता चल गई? गोरखों को पता चल गई, भाई गढ़वाल क्या हो गया? भूकंप की वजह से पूरा त्रस्त हो गया है। तो उन्होंने उसका मौके का फायदा उठाया। देखो एक तरफ राजा पहले ही यहाँ 25,000 रुपये उन्हें दे रहा है, ठीक है, और वैसे ही उसके पास राजकोष नहीं है, और गोरखों ने इस स्थिति का फायदा, यहाँ पर भूकंप अकाल आया तो राजा ने लोगों की सहायता करनी थी। भाई प्रजा की रक्षा तो राजा का पहला कर्तव्य होता है, ठीक है। तो प्रजा की रक्षा में उसने अपना धन जितना बचा था वो लगाया। अब भूकंप आया, जो लोग जो गए सो गए, लेकिन जो बचे हैं उनकी रक्षा करना है, बचाओ अभियान वगैरह जो भी चीजें हैं, सारी चीजें राजा को ही तो देखनी है, ठीक है। प्रजा की रक्षा करना राजा का परम कर्तव्य है। तो उसने प्रजा को खाने पीने की व्यवस्था, सारी चीजें 1803 के भूकंप के पश्चात संभला ही था थोड़ा बहुत, कि तब तक गोरखों ने फिर से आक्रमण कर दिया, ठीक है। द्वितीय गोरखा आक्रमण हो गया। द्वितीय गोरखा आक्रमण, ठीक है, गोरखाओं का दूसरा आक्रमण हो गया। कब हुआ ये? फरवरी 1803 में, फरवरी 1803 में। थोड़ा बहुत लड़े राजा यहाँ पर श्रीनगर में, लेकिन फिर छोड़ के यहाँ से भाग गए। सबसे पहले हो गई बाड़ाहाट, ठीक है, उत्तरकाशी बाड़ाहाट गई। बाड़ाहाट से वापस कहां पर आए? चंबा में आए, ठीक है। लेकिन गोरखों ने उनका पीछा इस बार नहीं छोड़ा। गोरखों ने कहा नहीं भाई हम तो अब जीत के ही रहेंगे, बस हमें कोई 25,000 नहीं चाहिए, हमें केवल अब यहाँ का शासन चाहिए पूर्णतः, ठीक है। तो पहले वो बाड़ाहाट गई, बाड़ाहाट से चंबा आए भागते भागते, लेकिन वहां से फिर वो देहरादून गई। मतलब छिपते भागते, ऐसा नहीं कि दौड़ते रहे होंगे लगातार। फॉरेस्ट गार्ड की उन्होंने कोई भर्ती थोड़ा ना लेनी थी कि वो दौड़ते रहते। तो कहीं ना कहीं छिपते हुए, कभी मतलब बचते हुए निकले। यहाँ पर भागने का आशय है कि वो बचते हुए निकले। बाड़ाहाट गए, और बाड़ाहाट से फिर वो चंबा आए, चंबा से देहरादून गए, लेकिन गोरखा उनके पीछे पीछे देहरादून तक पहुंच गए। और फाइनली
रतुड़ी जी के अनुसार, रतुड़ी जी और जिसे अन्य विद्वानों में जिसमें शिव प्रसाद डबराल हैं, उन्होंने भी इसको स्वीकार किया है कि 14 मई 1804 को फाइनल युद्ध हुआ, जिसे बोलते हैं खुड़बुड़ा का युद्ध, खुड़बुड़ा का युद्ध। ठीक है, इस युद्ध में वीरता पूर्वक लड़े, बहुत वीरता से लड़े, ऐसा नहीं है कि एकदम से घुटने टेक दिए, लड़े। गोरखों की भी उन्होंने मतलब हालत खराब कर दी एक पल के लिए, लेकिन चूंकि गोरखे थोड़ा एडवांस हो चुके थे पहले ही, उनके पास हथियार अच्छे थे, तो एक गोली इनके सर पर लगी और इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इनके मतलब ये वीर गति को प्राप्त हो गए किस युद्ध में? खुड़बुड़ा युद्ध में। कौन? प्रद्युम्न शाह। ठीक है, वीर गति को ये प्राप्त हो गई। वीरता पूर्वक लड़े लेकिन वीर गति को ये प्राप्त हो गई। अब गोरखों का नेतृत्व किसने किया था इस द्वितीय गोरखा आक्रमण में? अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा ने किया था। हस्तिदल चौतरिया, ठीक है, हस्तिदल चौतरिया ने किया था। ठीक है, तीसरे थे इसमें देखो रणधीर सिंह थे और रणधीर सिंह बसन्यात, रणधीर सिंह बसन्यात थे और भक्ति थापा। ठीक है, और भक्ति थापा। तो इन्होंने गोरखा सेना का नेतृत्व किया था। राजा ने देखो अपने सारे जो राज दरबार का मुकुट तक था वो भी उन्होंने बेच दिया ताकि पैसा इकट्ठा कर सकें, सैनिक एकत्र कर सकें, और उन्होंने 12,000 सैनिक लगभग जुटा लिए थे, है ना, 12,000 तक सैनिक उन्होंने जुटा लिए थे। इस युद्ध में जो तत्कालीन लंढौर के शासक थे गुर्जर राजा रामदयाल सिंह, ठीक है, ये शासक कौन थे? रामदयाल सिंह ने प्रद्युम्न चंद की सहायता की थी। ठीक है, सहायता की थी। सहायता कैसे की थी? इनकी सेना जुटाने में सहायता की थी। मतलब जब इन्होंने अपना सारा चीज, जो इनके पास आभूषण वगैरह थे, जो राजमुकुट वगैरह था, ठीक है, उस सबको बेच के जो पैसा इकट्ठा किया, तो इनके पास गए, इनसे सैनिक मांगे। ठीक है, तो उसके बदले उन्हें पैसा दिया, तो सैनिक एकत्रित करने में इन्होंने सहायता की थी प्रद्युम्न शाह की। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। और इस प्रकार क्या अखंड गढ़वाल राज्य का, अखंड गढ़ राज्य का अंतिम शासक कौन हो गया? प्रद्युम्न शाह, जो कि अभी समीक्षा अधिकारी के प्री में पेपर में प्रश्न एक बना हुआ था कि अखंड अविभाजित गढ़वाल का अंतिम शासक कौन था? तो कौन? कई सारे लोग उसको मानवेंद्र शाह कराए। तो अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम शासक कौन था? प्रद्युम्न शाह था। ठीक है, इसको आप लोग लिख लो, अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम शासक कौन था? प्रद्युम्न शाह। अविभाजित गढ़ राज्य का अंतिम शासक, ठीक है, कौन हो जाएगा? प्रद्युम्न शाह। हालांकि वैसे अंतिम शासक कौन था? मानवेंद्र शाह था, लेकिन अविभाजित गढ़ राज्य का अंतिम शासक कौन था? प्रद्युम्न शाह था। ठीक है, तो द्वितीय गोरखा आक्रमण आपने देखा, पहला गोरखा आक्रमण देखा आपने गढ़वाल में। जो ये खुड़बुड़ा युद्ध है, इसका वर्णन किसमें मिलता है? वैली ऑफ, एक पुस्तक है वैली ऑफ दून, में भी, ठीक है, खुड़बुड़ा युद्ध का वर्णन मिलता है, मिलता है। ठीक है, वैली ऑफ दून के लेखक कौन है? ये हैं देखो M.R. गिल। ये पूछा गया एक बार, M.R. गिल। हाल फिलहाल के पेपरों में ये प्रश्न बना हुआ है, वैली ऑफ दून के लेखक कौन है? तो कौन है? M.R. गिल। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। उन्हें इसको समझते हैं, देखो प्रद्युम्न शाह जो कि 54वें शासक थे। एक बात तो आपको लग रही होगी कि प्रद्युम्न शाह प्रतापी तो थे ही थे, साथ ही जनता के प्रति उदार भी थे, है ना। तभी उन्होंने अपने सारे आभूषण बेचे, जब अकाल पड़ा तो जनता को उन्होंने पूरा सपोर्ट किया था, सहायता की थी लोगों की। ठीक है, और साथ ही जब भूकंप आया तब भी उन्होंने सहायता की, तो कहीं ना कहीं उनका जो राजकोष था वो खत्म हो गया। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि जो परमार शासक था, इस तरह कैसे ढह गया अचानक? ढहना शुरू कहां से हुआ?
ललित शाह के पश्चात। ठीक है, ललित शाह के पश्चात जब जय कीर्ति शाह जो शासक बने थे, यहाँ पर दरबारी गुटबाजी आरंभ हो गई। ठीक है, देखो दरबारी गुटबाजी जहां आरंभ हो जाती है वहां पर फिर आपने एक कविता पढ़ी होगी ना, जगत में घर की फूट बुरी। तो जहां पर घर में ही कलह शुरू हो गई फिर उसका पतन निश्चित हो जाता। तो यहाँ पर इनका जो आंतरिक कलह थी यही इनकी सबसे पहली वजह बनी पतन होने की। फिर इनका राजकोष रिक्त होता चला गया, दून पर लगातार आक्रमण होते रहा, जहां से आय होती थी वो बाहरी राजाओं को मिलने लगी। ठीक है, यहाँ के राजाओं को नहीं मिल पाई वो आय। तीसरा देखो, इनके लगातार इधर उधर से आक्रमण होते रहे, कुमाऊं से आक्रमण होते रहे, बाहरी दक्षिण में आक्रमण होते रहे, ठीक है, पश्चिम में आक्रमण होते रहे, तो सैनिक भी इनके नष्ट हो गए, मतलब सैनिक भी लगातार मारे जाते रहे। साथ ही गोरखा आक्रमण जब हुआ, हर्षदेव जोशी की बदौलत गोरखा आक्रमण जो हुआ था पहला, वहां पर भी इनके कई सैनिक मारे गए। उसके पश्चात जितना कुछ संपत्ति होता भी था तो उसमें से 25,000 रुपए कर देना था गोरखाओं को। उसके पश्चात रही कही जो कसर थी वो किसने पूरी कर दी? प्राकृतिक आपदाओं ने। मतलब हर चीज में पूरा एकदम पूरा अच्छा संयोग बना कि ये नीचे आ गए। ठीक है, पहले अकाल पड़ गया, तो अकाल से उबरे भी नहीं थे कि तब तक भूकंप आ गया, और भूकंप इतना बड़ा आया कि बहुत ज्यादा विनाश गढ़वाल में हो गया। ठीक है, पूरा जो गढ़वाल था, एक केवल यही नहीं, ऊपर बद्रीनाथ तक का इसका विनाश देखा गया था। ठीक है, बद्रीनाथ ही इसका केंद्र था। ये प्रश्न पहले बना भी हुआ है। अब तक का राज्य का सबसे बड़ा जो भूकंप है वो 1803 का ही भूकंप है, जिसका केंद्र बद्रीनाथ में था। ठीक है, तो सबसे बड़ा भूकंप भी आ गया, बद्रीनाथ उसका केंद्र था। मतलब गढ़वाल पूरी तरह से त्रस्त हो गया और उसी चीज का फायदा उठाया। अब राजा पूरी तरह मतलब कैसे हो गए, उनके पास कोई धन नहीं था, कुछ नहीं था, सेना नहीं थी, धन नहीं था, कुछ भी नहीं बचा, यहाँ तक कि लोग भी नहीं बचे। हालांकि जब गोरखाओं के अगेंस्ट युद्ध हुआ था, लोग भी उस युद्ध में उतर आए थे। लोगों ने भी राजा को प्रत्यक्ष मतलब सैनिक के तौर पर सहायता की थी, लेकिन क्योंकि उनकी ऐसी ट्रेनिंग तो होती है नहीं, ठीक है, इतने लड़ने में सक्षम होते हैं नहीं, और फिर गोरखा ज्यादा सामर्थ्यवान थे, उनके पास आधुनिक हथियार थे। ठीक है, तो ये सब चीजें इनके पतन का एक कारण रही। द्वितीय गोरखा युद्ध, फाइनली जो युद्ध हुआ 14 मई 1804 को, इसमें प्रद्युमन शाह की हार हो गई खोड़बुड़ा के मैदान में। ठीक है, और वो वीर गति को प्राप्त हो गई। उसके पश्चात जो अविभाजित गढ़ राज्य था, इसके अंतिम शासक कौन है? प्रद्युमन शाह इसके अंतिम शासक हैं। अब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि कुमाऊं और गढ़वाल में दोनों जगह गोरखा शासन आ गया है। ठीक है, यहाँ तक मैं आपको ला गया हूँ, लेकिन इससे पहले हम लोग गोरखा हम पढ़ेंगे पंवार का जो दूसरा पार्ट है, टिहरी वाले पंवार शासक। ठीक है, अब तक हम गढ़वाल के पंवार शासक पढ़ रहे थे, अब हम टिहरी के पंवार शासक पढ़ेंगे। तो 6 शासक हैं, उसके बाद टिहरी का जो थोड़ा बहुत इनका जो प्रशासनिक होगा, जैसे कर इत्यादि देखेंगे। ज्यादा चीजें जैसे कुमाऊं में देखा था वैसे ही गढ़वाल का देखेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत देखेंगे। 2 क्लास है इनकी और आएंगी। उसके पश्चात गोरखा में आपको एक ही क्लास में पूरा करा दूंगा। ठीक है, तो गोरखा हम उसके पश्चात पढ़ेंगे। पहले हम इनको कंप्लीट कर लेंगे, सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह। ठीक है, तो यहाँ तक का आप लोग बेहतर समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूँ। यदि देखो समझ रहे हैं आप लोग अच्छे से तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, आप लोग, मैं आपको लगातार मोटिवेट करता हूँ, तो आप लोग मुझे भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करिए। ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब मुझे भी मोटिवेट करिए, ताकि मैं आप लोग के लिए और अच्छा मेहनत कर सकूं और अच्छा मैटर आपके लिए ला सकूं। ठीक है, इतना मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, उत्तराखंड के लिए आपको यूट्यूब पर इस तरह की सामग्री तो कोई नहीं देगा, कहीं पर भी आप देख लो नहीं मिलेगी आपको। आप यदि कोई है तो आप लोग मतलब, मुझे नहीं लगता कि कोई देता होगा, क्योंकि अधिकांश लोग क्या करते हैं कि पेपर प्रैक्टिस वगैरह ही ज्यादातर आपको करवाते हैं ऑफलाइन, मतलब इस तरह से जो फ्री का होता है। बाकी सारी चीजें क्या होती हैं, पे वाली ही होती है, मतलब पे करना होता है। तो आप लोगों से मतलब मेरी केवल इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर सकते हैं अपना, बाकी अपना सपोर्ट आप लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, अब है आपके लिए होमवर्क का समय। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे अक्टूबर के दिवस। अक्टूबर के दिवस आप लोग करेंगे। ठीक है, दूसरा आप लोग करंट अफेयर स्वयं से कर रहे होंगे। मैंने आपको बताया था, मेरी प्लेलिस्ट आप लोग देख लीजिएगा, वहां पर आपको पूरा 2023 का करंट अफेयर्स मिल जाएगा, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप ये जब क्लास देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ सारे करंट अफेयर्स के, भले ही वो आरओ में हो,
या यहाँ पर हो कल वाले पेपर में, सारे वहां से आ रखे हैं। ठीक है, बजट से प्रश्न आ रखा है, तो आप लोग करंट अफेयर्स वहां से करिए। ठीक है, तीसरा आप लोग जो करेंगे, देखो अक्टूबर के दिवस हो गया, करंट अफेयर्स आप लोग करेंगे। तीसरा कवि मैं आपको आज भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जो पहले कवि हैं उन्हें आप लोग रिवीजन करिए। ठीक है, उन्हें आप लोग रिवीजन करते रहिए, लगातार रिवीजन करिए, रिवीजन नहीं छोड़ना है। तीसरा आप लोग रिवीजन जो रीजनिंग है, सॉरी रीजनिंग में अपना फोकस करते रहिए। ठीक है, चौथा देखो भारत के मैंने कोयला क्षेत्र आपको दिए थे, उसको आपने याद करना, लेकिन नदी घाटी परियोजनाएं फिर से आपने रिवीजन करना है। नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है, और भारत में पठार, पठार आपने याद करने, थोड़ा ज्यादा नहीं होंगे, 8-10 पठार हैं, उनके क्षेत्र के हिसाब से आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिएगा। और भारत की झीलें, ठीक है, भारत की झीलें या फिर ताल, भारत की झील या फिर ताल, इसको भी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीजें आज आपका होमवर्क है। और साथ ही आप लोग तैयार रहिएगा 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी जैसा पेपर कल आया था, पेपर तो वैसा ही बनेगा, लेकिन सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई होंगी। ठीक है, सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई कैसे होंगी, क्योंकि जितना चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जितनी क्लासें हो चुकी हैं, भले जिला दर्शन हो या फिर ये हो, या फिर जो चीज मैं होमवर्क दिया हूँ उसी में से आपका पेपर बनना है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।